रेजिडेंसी शुल्क में रहना, खाना, ब्रेकफास्ट, लंच, चाय, डिनर, लॉन्ड्री, कमरे व बाथरूम की सफाई शामिल है, लेकिन सफाई कर्मी के समय पर सफाई कराने की जिम्मेदारी आपकी है। यानी आपको बोलना पड़ेगा, भैया मेरे कमरे में झाड़ू नहीं लगी है, बाथरूम सब साफ़ नहीं है, तो कर दो प्लीज़। तो आपको ऐसे बोलना पड़ेगा, ये उन्होंने अपने नियम बुक में लिखा है। दूसरा, बिजली शुल्क जो है वो प्रति यूनिट अतिरिक्त रहेगा और मीटर बंद हो जाए ऐसी स्थिति में आपको औसत किराया देना होगा। मतलब कि जो आपका औसत बिल आता है हर महीने का, और एक महीने अगर मीटर बंद हो जाता है तो आपको जो औसत आपका बिल बनता है वो देना होगा। अग्रिम राशि जो कि एडवांस होती है वो कम से कम 1 महीने के किराए के बराबर होगी, जो आपको हर महीने की 5 तारीख के पहले पहले जमा करानी होगी। हर महीने की 5 तारीख को आपको किराया जमा करना होगा। अगर आप 5 तारीख के बाद एक भी दिन लेट होते हैं तो आपको प्रतिदिन 50 रुपये के हिसाब से जुर्माना पे करना होगा। यानी कि अगर आपको 7 तारीख को पे करना है अपनी फ़ीस, तो आपको 2 दिन एक्स्ट्रा जो 50-50 रुपये हैं, फिर 100 रुपये एक्स्ट्रा देने होंगे। अगर आप 10 तारीख को अपना जो किराया है वो देते हैं तो आपको 250 रुपये एक्स्ट्रा देने होंगे। ऐसे करते करते 20 तारीख तक तो चलेगा, लेकिन 20 तारीख के बाद भी अगर आप नहीं देते हैं तो आपका जो हॉस्टल का मालिक है वो आपको रूम से बाहर भी निकाल सकता है। मतलब कि 20 तारीख आपकी डेडलाइन होगी किराया देने की। ऐसा ज़रूरी नहीं है, पर कई मालिक और संचालक जो होते हैं वो फ्लैक्चुएट करते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं, तो आप अपने हिसाब से भी जमा कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है उनके व्यवहार पर। आपका जो एग्रीमेंट होगा वो लगभग 10 महीने का होगा, और ये 10 महीने का फिक्स रहेगा। यानी कि आपको 10 महीने तो रहना ही पड़ेगा। इन केस अगर आप 10 महीने से पहले छोड़ करके हॉस्टल चले जाते हैं तो आपकी जो एडवांस 1 महीने की राशि जो जमा होती है वो आपकी काट ली जाएगी, वो आपको वापस नहीं की जाएगी। आपसे कॉशन मनी अतिरिक्त चार्ज की जाएगी। आपके द्वारा अगर रूम में या हॉस्टल में किसी भी सामान की टूट फूट हो जाती है या गुम जाता है या चोरी हो जाता है तो आपके कॉशन मनी में से वो पैसे काट लिए जाएंगे। और ये कॉशन मनी अगर आप कोई भी तोड़ फोड़ नहीं करते हैं तो ये कॉशन मनी जो है वो साल के अंत में जब आप हॉस्टल छोड़ करके जा रहे होंगे उस समय आपको दे दी जाएगी। वैसे ऐसा होता नहीं है, जनरली जो टूट फूट हो जाती है तो उसमें से आपकी कॉशन मनी में से नहीं कटता है वो अमाउंट, लेकिन फिर आपको एंड में दे भी दिया जाता है। बहुत बड़े केसेस होते हैं जो एक्सेप्शन होते हैं, जहाँ पे आप बहुत बड़ी कोई चीज़ छोड़ दोगे तब ज़रूर आपसे कुछ अमाउंट पैसे का रख लिया जाएगा कॉशन मनी में से, अन्यथा आपको सारा अमाउंट वापस कर दिया जाता है। अगर कोई विद्यार्थी सिंगल सीटेड रूम से डबल सीटेड रूम में जाना चाहता है, उस स्थिति में क्या होगा कि अगर एक कमरे में जो कि डबल सीटेड है वहाँ पे पहले से एक विद्यार्थी रह रहा है और ये दूसरा विद्यार्थी उसमें जाने वाला है, तो जो पहला विद्यार्थी अगर वो नहीं चाहता है कि ये डबल सीटेड रूम में ये दूसरा विद्यार्थी रहे तो उसको दोनों का किराया देना होगा। और अगर इन केस आप सिंगल सीट से डबल सीटेड रूम में जाना चाहते हैं तो आपको और कोई नहीं चाहिए उस रूम में या फिर नहीं मिलता है तो आपको दोनों का किराया देना होगा। मतलब क्या होगा कि अगर आप सिंगल हैं और कोई आपके पास नहीं है डबल सीटेड रूम में तो आपको सिंगल ही देना होगा, लेकिन अगर आप अपनी मर्ज़ी से चाहते हैं जबकि सेकंड जो आपका शेयरिंग था रूम में वो अगर मिल रहा है तो आपको फिर उसका भी पे करना होगा। सीधा सीधा अर्थ बताता हूँ मैं कि आपने चाहा कि मुझे डबल सीटेड रूम में अकेला रहने का मौका मिल जाए, तो जो दूसरा आने वाला था उससे जो पैसा मालिक को मिलने वाला था वो तो नहीं रहेगा, यानी कि आपको वो पे करने पड़ेगा क्योंकि वो नुकसान नहीं झेलेगा। तो ये फ़िलॉसफी है, ये वेरी भी करती है। आप थोड़ा सा नेगोशिएट करके मालिक को मना सकते हैं और कम अमाउंट भी करवा सकते हैं, ये आपके मालिक पे डिपेंड करता है और आप पे डिपेंड करता है। कमरा तय करते वक्त जो भी सामान आपको मिलता है उसकी सारी जिम्मेदारी आपकी रहेगी। कमरा एक बार आपको अलॉट हो गया उसके बाद कोई भी नुकसान होता है तो उसकी सारी जिम्मेदारी विद्यार्थी की होगी। दूसरी बात, कमरे में पोस्टर, दीवारों पर लिखना, दीवारों पर पोस्टर चलाना और आदि तरीके की कोई भी चीज़ें जो कि दीवारों को गंदा करती हैं, रूम को गंदा करती हैं या कोई किसी प्रकार की तोड़ फोड़, कील ठोका ठाकी, ये सारी चीज़ें नहीं चलेंगी और आपको ये सख्त मना है। तो आप ये कमरे में नहीं कर सकते हैं। लेकिन बहुत अचंभव की बात है कि बच्चे फिर भी पीरियोडिक टेबल चिपका लेते हैं, अपना बड़ा बड़ा अक्षरों में IIT का एम लिख लेते हैं, फिर भी वो गुदतैया करते रहते हैं दीवारों पे, कोई इनसे कुछ नहीं कहता है। अब अगला जो पॉइंट है ना, ये थोड़ा सा मुझे हंसी आती है इस पॉइंट पर, लेकिन आप समझिएगा। संचालक आपको अच्छी सेवा देने का पूरा प्रयास करेगा, लेकिन फिर भी लिफ्ट, AC, गीज़र, जनरेटर आदि के ब्रेकडाउन यानी कि ख़राब होने पर ठीक होने तक में जो समय लगेगा उस समय में आपको संचालक का सपोर्ट करना पड़ेगा। तो मतलब अगर 1 महीना लग रहा है, आपका जनरेटर नहीं चल रहा, गीज़र नहीं चल रहा
और आप ठंडे पानी से नहा रहे हो, एग्जाम्पल एसी नहीं चल रही है आपको गर्मी में पसीना आ रहा है, तो जब तक ठीक नहीं हो जाता ना आपको कॉपरेट करना पड़ेगा। अब ये बात आती है कि समय कितना ले रहे हैं वो ठीक करने में, 5 दिन, 2 दिन, 1 दिन, ये फिर भी बच्चा वहन कर ले। लेकिन अगर इसको 5 दिन से ज़्यादा समय लगता है तो वो वेरिएबल नहीं होगा। और मैं समझता हूँ कि उस केस में स्टूडेंट के पास हक है कि वो आप पर प्रेशर डाल सकता है। तो ये जो रूल है मुझे सही नहीं लगता है, स्टूडेंट को ये चीज़ नहीं स्वीकार करनी चाहिए। फिर भी प्रैक्टिकली हम देखें तो बहुत सारे हॉस्टल्स में ये चीज़ें 1 या 2 दिन में ठीक कर दी जाती हैं। अगला नियम, कमरे में किसी भी प्रकार की गतिविधि जैसे कि धूम्रपान, शराब, गुटखा, मांसाहार आदि का प्रयोग करना तथा अन्य किसी भी प्रकार का सेलिब्रेशन वर्जित है। और अगर ऐसा करते हुए पाए गए तो आपको बहुत भारी मात्रा में जुर्माना देना होगा। लेकिन फिर भी मैंने देखा है कि बहुत सारे बर्थडे होते हैं तब बच्चे सेलिब्रेट कर लेते हैं। इसके अलावा मैंने कई ओकेजन्स पे देखा था कि वो छुप करके धूम्रपान या शराब जैसी चीज़ें भी ले आते थे हॉस्टल में, और बाकी हॉस्टल्स के भी मैंने किस्से सुने थे। तो ये डिपेंड करता है कि ये कितनी ढील दे रखी है संचालक ने, और बच्चे कितने अच्छे तरीके से उनकी नज़रों से चुरा करके ये सारी चीज़ें ले आते हैं। लेकिन मैं फिर भी आपको सलाह दूंगा कि ऐसी कोई भी गतिविधि जो दर्शाई गई है यहाँ पर वो मत करिए, क्योंकि ये आपके शरीर के साथ खिलवाड़ होगा और ये किसी भी तरीके से हॉस्टल के लिए अच्छा नहीं होता है। रेजिडेंसी में अगर कोई नुकसान होता है, जैसे कि मान लीजिए आपने नल तोड़ दिया या कूलर गिरा दिया या फिर फ्लोर तोड़ दिया या कुछ भी चीज़ें कर दी, तो उसका जो हर्जाना है, जो जुर्माना है, वो एक सामूहिक रूप से ग्रुप में भी भरवाया जा सकता है और किसी एक पर्टिकुलर बंदे पर भी वो जुर्माना लगाया जा सकता है। तो ध्यान रहे, ऐसे चीज़ों से बचें। अगर ग्रुप में कोई मस्ती करके कोई तोड़फोड़ कर रहा है तो थोड़े से पीछे कदम कर लीजिए और उस ग्रुप से हट जाइए ताकि आप पर उसका नाम ना आए। लॉन्ड्री में एक विद्यार्थी को 1 महीने में 60 कपड़े धुलवाने का अधिकार है। कपड़े अधिक होने की स्थिति में धोबी को अलग से चार्ज स्वयं विद्यार्थी देगा। ऊनी कपड़े या ड्राई क्लीन वाले कपड़े धोबी द्वारा नहीं धुलवाए जाएंगे। धोबी द्वारा कपड़े धोने पर कपड़ों का रंग फीका होना या कपड़े खराब होने की जिम्मेदारी धोबी या संचालक की नहीं होगी। और इसके अलावा कुछ और पॉइंट होते हैं। कच्छे आप नहीं धुलवा सकते, बनियान कच्छे धोबी से। और इसके अलावा 60 कपड़े यानी कि पैंट और शर्ट 1 दिन का 1, तो आप 30 दिन में 1-1 जोड़ी दे सकते हैं, मतलब कि 30 जोड़ी कपड़े आपके 1 महीने में धुलेंगे। लेकिन होता क्या है, जनरली जो धोबी होता है वो 2 से 3 दिन में आता है, तो बच्चे जो हैं वो 3-3 जोड़ी इकट्ठे करके रख लेते हैं, उसके बाद धोने को दे देते हैं। टॉवेल वगैरह जो हो जाती हैं वो आप धुलवा सकते हैं। इसके अलावा आप अपने छोटे वस्त्र नहीं धुलवा सकते, जैसे रुमाल हो गया, अंडर गारमेंट्स हो गया, ये सारी चीज़ें नहीं धुलवा सकते क्योंकि ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड होते हैं और ये आसानी से घूम सकते हैं, इसलिए आप ये नहीं धुलवा सकते हैं। प्लस स्वेटर वगैरह के लिए अलग से चार्जेस लिए जाते हैं। स्वेटर वगैरह जो हो गया उनमें कलर उड़ने के या फिर कलर मिक्स होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, तो उसकी जिम्मेदारी ये लोग नहीं लेते हैं। कमरे में उच्च वोल्टेज उपकरण जैसे कि हीटिंग रॉड, इंडक्शन प्लेट, रूम हीटर आदि का उपयोग संचालक की अनुमति के बाद ही मान्य होगा। गैस स्टोव किसी भी स्थिति में उपयोग करने पर पूर्ण रूप से पाबंदी है। इनके उपयोग करने पर किसी भी प्रकार की अनहोनी या हानि की जिम्मेदारी संचालक की नहीं होगी। इसकी समस्त जिम्मेदारी स्वयं विद्यार्थी की होगी। यदि कमरे में गैस स्टोव पाया जाता है तो संचालक इसको जब्त करने पर आपसे 500 रुपये जुर्माना के रूप में चार्ज कर सकता है। ये सही भी है, गैस स्टोव उपयोग नहीं करना चाहिए। ये किसी भी तरीके से एक एक्सीडेंट कर सकता है ये या फिर दुर्घटना हो सकती है, तो आपको इससे बचना है। इसके अलावा हीटिंग रॉड भी ज़रूरत नहीं होती क्योंकि गीज़र ऑब्वियसली वर्क कर जाता है। पर कुछ बच्चे होते हैं जो कि एक जो जार होता है जिसमें मैगी वगैरह बन जाती है वो यूज़ करते हैं, तो वो आप यूज़ कर सकते हैं, उस पर ज़्यादा कोई पाबंदी नहीं होती है। अगर हम बात करें ग्राउंड लेवल पे तो इनमें से केवल जो जार होता है वो अलाउड होता है, बाकी कोई चीज़ अलाउड नहीं होती है। प्रेस वगैरह भी कई बार बच्चे यूज़ करते हैं, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं होती है। और जो बड़ी चीज़ें अभी यहाँ पर मेंशन की हैं वो बहुत ज़्यादा दिक्कत वाली होती हैं, तो उसको पाबंदी करी गई है, उसके ऊपर पाबंदी लगाई गई है। कोई भी चिकित्सा इमरजेंसी आती है तो आपको संचालक को सूचित करना होगा, लेकिन पैसे आपको लगाने पड़ेंगे। ऐसा इसमें लिखा है कि अगर आपको कोई बीमारी हो जाती है या फिर बुखार हो जाता है, कोई भी इमरजेंसी आ जाती है हेल्थ के रूप में, तो आपको संचालक को सूचित करना है। पर आपके पास इतने पैसे होने चाहिए ताकि आप पैसे ले जा करके वहाँ पे चले जाओ, संचालक को इसकी जिम्मेदारी ना उठानी पड़े। प्रैक्टिकली देखें तो कई बार जब बच्चों के पास पैसे नहीं होते हैं तो संचालक भी लगा देता है। अब ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। अगर संचालक का व्यवहार अच्छा है, इंसानियत कूट कूट के भरी है, तो वो खुद भी पहले पैसे खर्च कर सकता है, उसके बाद आप दे सकते हैं या फिर आपके पेरेंट्स आकर के उन्हें दे सकते हैं रिटर्न में। लेकिन पहली केसेस में या फिर जो लिखित रूप में हम कहें तो आपको ही पैसे देने होंगे, तो ये संचालक ये जो रूल बुक है उसमें लिखा हुआ है। तो कोटा की जो हॉस्टल एसोसिएशन है
उनके अनुसार जो गाइडलाइन बनाई गई है उसमें लड़कों को हॉस्टल में 10 बजे के पहले पहले आ जाना होगा और लड़कियों को 8 बजे के पहले पहले आ जाना होगा। इसके बाद बहुत सारी स्थितियों में जब बच्चे नाइट में पढ़ते हैं तो उन विशेष स्थितियों में आपके माता पिता द्वारा जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर आपको माता पिता से बात करानी होगी, उसके बाद ही आपको परमिशन मिलेगी। इसके अलावा या तो बायोमेट्रिक एंट्री या फिर रजिस्टर पर आपको अपना आने या जाने का टाइम और साइन करके बताना होगा कि मैं इस समय हॉस्टल से बाहर गया और इस समय हॉस्टल के अंदर आऊँगा। अब अगर हम इसकी ग्राउंड लेवल पे बात करें तो ऐसा नहीं होता है। थोड़े समय तक सब लोग रूल फॉलो करते हैं, लेकिन उसके बाद थोड़ी सी ढील मिल जाती है रूल्स में। कई हॉस्टल्स ऐसे होते हैं जो कि सारा साल बच्चों पे बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं, जैसे नियम बनाए उनको उस तरीके से फॉलो करते हैं। लेकिन जो छोटे मोटे हॉस्टल्स होते हैं उनमें ये फिर थोड़ा सा लचीला हो जाता है और बच्चे अपने समय से थोड़े से बाद भी आते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होती है। इसके अलावा जो रजिस्टर पर एंट्री होती है उसमें भी उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, तो वो भी नहीं किए हुए बिना उसके हॉस्टल के बाहर चले जाते हैं। तो ये फिर वेरी करते हैं, लेकिन शुरू में 1-2 महीने थोड़े से स्ट्रिक्ट होते हैं, तो उस टाइम तक आपको संभालना होगा। उसके बाद आपसे बहुत सारी चीज़ें हॉस्टल के मालिक और संचालक जानने लगते हैं, तो वो फेमिलियर हो जाते हैं। इसके बाद आपको नहीं मिल जाता। देखिए, इन्होंने कहा है कि कमरे को खुला ना छोड़ें, किसी प्रकार की चोरी या फिर दुर्घटना हो जाती है तो संचालक की कोई जिम्मेदारी नहीं है। और अगर आपके पास साइकिल है जो कि आपके हॉस्टल के बाहर रखी हुई है, वो भी चोरी हो जाती है तो उसकी भी उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। इसके बावजूद हॉस्टल्स में कई सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, जैसे कि जो साइकिल्स होती हैं उनकी सेफ्टी के लिए उनको लॉक कर दिया जाता है, बड़ी सी चेन उन पर डाल दी जाती है। ये जो चीज़ें हैं ये हॉस्टल अपनी तरफ से मुहैया कराता है। ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल ही ध्यान नहीं देते हैं साइकिल्स की चोरी वगैरह पर हाँ, ये हो सकती है। तो अगर हो जाती है तो वो आपका जुर्माना, आपको फिर उसका मुआवजा नहीं पे करेंगे, तो इसकी अल्टीमेटली जिम्मेदारी आपको ही लेनी है। इसके अलावा जैसे कि आप अगर रूम खुला छोड़ जाते हैं, सपोज़ करिए आप ऊपर किसी फ्लोर पर रहते हैं और नीचे आते हैं तो रूम खुला छोड़ जाते हैं, अगर कोई स्टूडेंट है जो कोई भी चीज़ आपके रूम से चोरी कर लेता है तो उस स्थिति में जो हॉस्टल मालिक हैं और संचालक हैं उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं। अगला जो नियम है वो कहता है कि जो दूसरे विद्यार्थी हैं हॉस्टल में, आपको उनकी प्राइवेसी और हित का ध्यान रखना होगा। यानी कि 11 बजने के बाद आप जो है आपको रूम के अंदर ही रहना पड़ेगा, आप बाहर नहीं रह सकते हैं, क्योंकि इससे दूसरे जो बच्चे हैं उनको डिस्टर्बेंस पैदा होती है। इसके अलावा आप म्यूज़िक वगैरह भी है ज़्यादा लाउड वॉल्यूम पे नहीं बजा सकते, इनफैक्ट बजा ही नहीं सकते हैं आपके रूम में, क्योंकि इससे आपका बगल वाला जो स्टूडेंट है, बगल में जो रूम है उसमें जो स्टूडेंट रहता है उसको दिक्कत हो सकती है। लेकिन फिर भी बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो कि आपसी सहयोग से, तालमेल से ऐसी चीज़ें कर लेते हैं और फिर भी कोई दिक्कत नहीं आती है। तो ये फिर किताबी रूल हैं, ग्राउंड लेवल पे ये थोड़े से लचीले हो जाते हैं। अगर आप विद्यार्थी हैं और आप कमरे से बाहर जाते हैं तो आपको समस्त नल, शावर और स्विच, बिजली के स्विच बंद करके जाने होंगे। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपसे 500 रुपये तक जुर्माना ले लिया जाएगा। ग्राउंड लेवल पे अगर हम देखें तो ऐसा बहुत मुश्किल से होता है, क्योंकि एक तो बच्चे खुद ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जब कभी नहीं करते हैं तो जो बिल आ रहा होता है वो भी उनके ही अकाउंट में क्रेडिट होता है, तो इससे कोई दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि आप अपने ही बिल से जला रहे हो। तो कई बार जो संचालक हैं वो आप पे ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन जिन केसेस में आपकी जो बिजली का बिल है वो इंक्लूड होता है तो वहाँ पे ध्यान देते हैं। पर नल से अगर पानी खुला छोड़ देते हैं आप, तो वो स्थिति ज़रूर आप पे जुर्माना कर सकती है, क्योंकि जो पानी होता है वो निश्चित संख्या में टंकी होती हैं। अब उनसे अगर आप पानी ले रहे हैं तो जो दूसरे विद्यार्थी हैं उनके पास कमी पड़ जाती है, तो वहाँ पे आपको ध्यान रखना होगा, उस स्थिति में आप पे जुर्माना। अगला जो नियम है, किसी भी प्रकार की कर दायित्व सरकार द्वारा या स्थानीय निकाय द्वारा रेजिडेंसी पर लगाई जाती है तो उसका भुगतान किराए के अलावा विद्यार्थी को ही करना होगा। बिजली शुल्क यदि सरकार द्वारा बढ़ाए जाते हैं तो उसका भुगतान उसी अनुपात में विद्यार्थियों को करना होगा। यानी कि अगर कोई भी कर एक्स्ट्रा लग जाता है हॉस्टल्स पर या जीएसटी वगैरह, जैसे कि नए नए रूल्स आते रहते हैं गवर्नमेंट की तरफ से, तो वो जो है वो मालिक तो देता नहीं है, बच्चों से ही लेता है, तो आपकी जो फीस है वो वेरी कर सकती है, उस हिसाब से बढ़ भी सकती है। इसके अलावा अगर बिजली का जो किराया है वो बढ़ जाता है तो भी आपको पे करना होगा। ये आप पे ही लगेगा और जो नियम बनाए गए हैं वो डायरेक्ट आपको प्रभावित करेंगे। छत का जो दरवाज़ा है वो किसी भी स्थिति में नहीं खोला जा सकता है, और ये एक्चुअली तब रूल आया जब सुसाइडल केस बढ़ने लगे कोटा में। उसके अलावा बच्चे जो हैं छत पर जाते थे तो वो डेंजर माना जाता था, इसलिए अब छत के जो दरवाजे हैं वो हमेशा के लिए बंद कर दिए गए हैं, वो कभी भी नहीं खोले जाते हैं अधिकतर हॉस्टल्स में। फिर भी कुछ हॉस्टल्स में जो छत होते हैं उनके दरवाजे खुले रहते हैं। इसके अलावा फुटबॉल, क्रिकेट और ताश जैसे गेम खेलना हॉस्टल के अंदर मना है, आप बिल्कुल नहीं खेल सकते हैं। कई हॉस्टल्स में इनके लिए अलग से रूम्स होते हैं जहाँ पे बहुत सारे गेम्स आपको प्रोवाइड किए जाते हैं, तो वहाँ पे आप खेल सकते हैं।
अगला जो नियम है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अधिकतर बच्चे इसका अनजाने में वायलेशन कर जाते हैं इस रूल का। तो वो रूल ये है कि कमरे में कोई भी मित्र या बाहरी व्यक्ति स्वीकार नहीं है। यदि विद्यार्थी बिना किसी सूचना या सूचना के साथ बाहर अथवा घर पर जाता है तो विद्यार्थी को कमरे का पूरा किराया देना होगा। यदि 15 दिन तक विद्यार्थी नहीं आता है तो संचालक को विद्यार्थी के कमरे का ताला खोलकर अन्य विद्यार्थी को देने तथा जमा धन जब्त करने का अधिकार है। मतलब अगर आपके रूम में कोई भी विद्यार्थी, जैसे आपका कोचिंग का कोई दोस्त है जो दूसरे हॉस्टल में रहता है, वो आपके रूम में आता है तो उसको नहीं आने दिया जाएगा। लेकिन अब ग्राउंड लेवल पे क्या होता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को आने दिया जाता है। आपको बस संचालक से पूछना पड़ेगा, जो मैनेजर है हॉस्टल का, आपको उससे पूछना होगा कि ये मेरा दोस्त है, और वो थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन लेगा, उसके बाद उसको अलाउ कर देगा। इसके अलावा अगर आप 15 दिन के लिए घर चले जाते हैं, अगर आप अपने हॉस्टल मालिक को सूचना नहीं देते हैं, तो आपके जो रूम है उसका ताला खोल करके किसी दूसरे को दे सकता है, इन केस अगर उसको पता नहीं है और आप बिना सूचित किए जाते हैं। इसके अलावा ऐसा नहीं है कि आप जब घर जाएंगे तो आप उसका जो किराया है वो पॉज हो जाएगा, किराया वही रहेगा, किराया चलता रहेगा। अगर आप रहें या ना रहें ये उस पर डिपेंड नहीं करता है। ये भी बड़ा अच्छा रूल है। इनफैक्ट बहुत सारे बच्चों का ये क्वेश्चन होता है, इस रूल से ही संबंधित है। वो क्वेश्चन ये होता है कि पेरेंट्स अलाउ होते हैं या नहीं होते हैं उसमें हॉस्टल में। तो गर्ल्स रेजिडेंसी में कमरे में कोई भी पुरुष स्वीकार नहीं होगा, चाहे वो भाई हो, चाहे वो पापा हो, चाहे वो चाचा, कोई भी आपका रिलेटिव ही क्यों ना हो या फिर दोस्त ही क्यों ना हो। तो गर्ल्स रेजिडेंसी में कमरे में कोई भी पुरुष स्वीकार नहीं होगा तथा केवल माँ कमरे में स्वीकार होगी। जब बच्चे जो मिलने आते हैं पेरेंट्स से उस समय की बात है, उसके अलावा भी बात है। तो पेरेंट्स चार्जेस प्रति व्यक्ति खाना सहित प्रतिदिन 300 से 500 रुपये तक वेरी कर सकता है, जो कि अतिरिक्त चार्ज होगा हॉस्टल के किराए से, तथा अपने बच्चों के कमरे में ही निवास करना होगा। किन्हीं केसेस में ऐसा हो सकता है कि आपसे जो रेजिडेंशियल किराया वो ना लें, लेकिन खाने का जरूर लेंगे। तो जो भी प्लेट होगी 60 से 80 रुपये या 70 रुपये, 100 रुपये तक जो भी होगा उसका किराया खाने का पर प्लेट, वो आपसे ज़रूर वसूला जाएगा। तो जो रेजिडेंशियल किराया है वो आप वेव भी कर सकते हैं। तो ऐसा कई केसेस में ऐसा होता है कि जो बच्चे के पेरेंट्स आते हैं तो वो रुक जाते हैं। तो सपोज़ करिए जैसे 300 रुपये जो है हॉस्टल वाला लेता है आपसे, तो 300 की जगह आप 200 दे सकते हैं, 100 दे सकते हैं। वो वेरी करता है आपके हॉस्टल और संचालक और मालिक के व्यवहार पर। कि इन्होंने अब कहा है राजस्थान किराया कानून से हम हर प्रकार से मुक्त हैं। इन्होंने क्या सोचा है समझिए कि देखो भैया, हमने 30 तो कम से कम रूल बना ही दिए हैं और ये हमने अपनी मर्जी से बनाए। तो तुम हमारे कनपट्टी पे बंदूक भी रख लो तो भी हम नहीं मानेंगे, हमारे रूल हमने बना दिए हैं। तो अब जब 30 रूल इनके बन गए खुद के, तो अब कौन सा रूल होगा जो राजस्थान कानून का इनके अंतर्गत आएगा। तो इन्होंने लास्ट में ये भी लिख दिया कि हम जो है राजस्थान का जो कर कानून है या फिर जो किराया कानून है उससे हम हर तरीके से मुक्त हैं, ताकि जो आगे की लीगल प्रोसेसेस हैं उनसे ये बच जाए। नियम सुनिए, विद्यार्थी को कमरे में खाना ले जाने की अनुमति नहीं होगी। उल्लंघन करने पर 100 रुपये जुर्माना होगा। ग्राउंड लेवल पे क्या होता है कि खाना कई बार ले जा भी सकते हैं आप, लेकिन जो बर्तन होंगे वो आपको निश्चित संख्या में लौटाने होंगे, क्योंकि बर्तन क्या है, बच्चे कई बार रख लेते हैं तो फिर वो शॉर्टेज होने लगती है बर्तनों की। तो खाना आपको ले जाने दिया जा सकता है, लेकिन आपको पहले परमिशन लेनी होगी। इसके अलावा कई बच्चे जो हैं वो छुपे तौर पे भी ले जाते हैं, तो वो गलत होता है, तो ये नहीं करना चाहिए, आपको परमिशन लेनी चाहिए। अधिकतर केसेस में परमिशन मिल जाती है।